दोस्तों नमस्कार। आज बात करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी संबंधित कोई विवाद होता है, कोई ऐसा मामला है जो प्रॉपर्टी आपकी इफेक्टेड हो रही है, माने आपकी प्रॉपर्टी पर ऐसा प्रभाव पड़ रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी या तो चली जाएगी या कोई और समस्या खड़ी हो रही है, तो आप ऐसे कैसे सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट करें कि आपकी जीत निश्चित हो, कोर्ट को आपका व्यू बिल्कुल सही लगे और ऐसा समझ में आए कि आप एक जेन्युइन पर्सन हैं और आप हॉनेबल कोर्ट आए हैं और आप निश्चित सफलता के आयाम तक पहुंचे। आज इसी विषय पर चर्चा है। दोस्तों, आप यदि नए एडवोकेट हैं, जूनियर हैं, या आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मुकदमेबाजी का कोई बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है और आपकी प्रॉपर्टी का कोई ऐसा विवाद अंतर्निहित हो गया है जिस विवाद में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत लंबा समय भी लग सकता है, तो आप किस तरीके से ऐसी प्रोसीडिंग शुरू करें, उसके संबंध में 4 चरण हैं। सबसे पहले आप सही वाद का चुनाव करें कि हम किस संबंध में मुकदमा दाखिल करें कि आपकी बात बन जाए। जैसे आपकी कोई लैंड है जिस पर आप पोजीशन में हैं और जिसका स्वामित्व भी आपके पास है, लेकिन कोई व्यक्ति आपकी जमीन का बैनामा किसी थर्ड पर्सन को कर देता है, विक्रय पत्र निष्पादित हो जाता है और उसकी जानकारी आपको होती है। या तो म्यूटेशन के लिए वो व्यक्ति जाता है या वहां पोजीशन लेने आता है, कहता है कि ये संपत्ति हमारी है, हमारे पक्ष में बैनामा है। तब आप क्या प्रक्रिया अपनाएं कि उसका जो बैनामा है वो कैंसिल हो जाए, सेट असाइड हो जाए, शून्य करनी है या शून्य घोषित करा दिया जाए। तो दोस्तों, ऐसे मामलों में 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो ऑप्शन है कि आपकी अगर वो लैंड एग्रीकल्चरल लैंड है तो बैनामा निरस्त कराने की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है, और अगर वही लैंड रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है तो उसकी प्रक्रिया अलग है। अब सबसे पहले दोस्तों ये देखें कि आपकी वो जो लैंड है, वो जमीन है, वो प्रॉपर्टी है जिसको किसी व्यक्ति ने बैनामा करा लिया है, बैनामा बनवा लिया है, तो सबसे पहले ये देखें कि ऐसा व्यक्ति उस लैंड को क्या दिखा करके बनवा रहा है। उसको उसने ये बताया है कि ये कृषि भूमि है, या उसने बताया है कि ये मकान है, दुकान है, क्या है। तो दोस्तों, जब आप सबसे पहले देखते हैं कि ये कृषि भूमि है, तो कृषि भूमि का कैसे पता लगाएं? सबसे पहले आप उस जगह की खतौनी देखें। उस खतौनी में अगर उसकी श्रेणी कृषि भूमि की दी है, 1 का है, या उसमें लिखा है कि संक्रमणी भूमिधर है कोई व्यक्ति आप ही हैं और अपोजिट पार्टी ने उसका बैनामा बनवा लिया है या करवा लिया है, तब आप उसके वार्षिक लगान के आधार पर कोर्ट फीस दें। वार्षिक लगान का 30 गुना जितने रुपए होता है उस पर आप कोर्ट फीस जमा करें और दावा दाखिल करें। और अगर वही बैनामा किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का है, माने ऐसी भूमि है जिस पर मकान बना है या प्लॉट है, तो उस पर जितने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, जैसे लेन देन जितने रुपए का हुआ है, 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, तो अगर आप उसमें पार्टी नहीं है तो आप उसके लेन देन के 1/5 भाग पर, जो कि कोर्ट फीस एक्ट में लगभग 8% के आसपास कोर्ट फीस लगती है, उस कोर्ट फीस का भुगतान करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो कोर्ट फीस का भुगतान बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि जब न्यायालय में इश्यूज बनते हैं तो सबसे पहले कोर्ट फीस और जुडिक्शन का इश्यू ही तय होता है। आपका दावा कहीं इन्फेक्चुअस ना हो जाए और खराब ना हो जाए, 7-11 में आपको रिटर्न ना कर दिया जाए, सबसे पहले यही देख लें। दूसरा, आप दावा किस एक्ट के अंतर्गत ला रहे हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा जो भ्रांतियां हैं वो यही हैं कि सीपीसी माने सिविल प्रोसीजर कोड में दिया होता है कि दावा कहां जाएगा, क्या होगा। दोस्तों, सीपीसी तो प्रोसीजर है। प्रोसीजर का माने कि दावा किस तरह से चलेगा, उसमें क्या, कैसे समन निकाले जाएंगे, कैसे इश्यूज बनेंगे, कैसे एविडेंस होगा, कैसे बहस होगी। लेकिन दावा सीपीसी में नहीं आता है कभी। दावा आता है किसी अन्य विधि में, जैसे विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, जिसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहते हैं।
या प्रोविंशियल स्मॉल काजेस कोर्ट एक्ट के अंतर्गत दावा आपका आ सकता है, रजिस्ट्रार सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत, माने किसी भी ऐसी एक्ट के अंतर्गत दावा आ सकता है जिसमें उस मामले में अगर कोई विवाद होता है तो उसका सिविल न्यायालय में जुडिक्शन दिया हो, उसी में दावा आएगा। दावा आपका अन्य कई विधियां हैं जिनके अंतर्गत आ सकता है, लेकिन वो गवर्न सीपीसी से किया जाता है, माने चलता सीपीसी के प्रोसीजर से है। कोर्ट कैसे काम करेगी, क्या फंक्शन होंगे, और जर्नल रूल्स सिविल में सारी स्थितियां दी हैं कि कोर्ट कैसे काम करेगा, उसके इंटरनल काम के बारे में समझाया है। तो दोस्तों सही एक्ट का चुनाव करें। जैसे मान लेते हैं आपका ट्रस्ट संबंधी कोई विवाद है, तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट में उसका डिस्प्यूट कैसे क्लियर किया जाएगा इसके संबंध में दिया हुआ है। उसमें अलग अलग धाराएं हैं और ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत दावा भी आता है और चलता सीपीसी में है। लेकिन सीपीसी में सेक्शन 92 स्पेशली उसी के लिए बनाया गया है कि ऐसे दावे जो ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत होंगे, माने ऐसे दावे जो किसी निगम सोसाइटी या इस तरीके के होंगे, तो वो कैसे गवर्न किए जाएंगे, वो कैसे चलेंगे। तो उसमें दिया है कि न्यासियों से संबंधित कोई मामले में दो व्यक्ति जो उसमें हिताधिकार रखते हो, माने हिताधिकारी हो, दो व्यक्तियों द्वारा ही लाया जाएगा या उनसे अधिक हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। तो उसकी पूरी सरकमस्टांसेस मिला करके सही एक्ट के अंतर्गत आप दावा लाएं, सही कोर्ट फीस दें। इसके बाद तीसरा एक ऑप्शन है, सही क्षेत्राधिकार के न्यायालय में उसको दाखिल करें, ताकि ऐसा ना हो कि आप ले गए और आप चाहते हैं कि हमारा तुरंत स्टे हो जाए, इमरजेंसी मैटर है, और आपका जुडिक्शन ही सही नहीं है, तो कोर्ट उसको मिसलिनियस सूट के रूप में दर्ज करेगा और पहले जुडिक्शन पर ही सुनवाई चालू हो जाएगी। आपके स्टे की और अन्य चीजों की बात ही खत्म हो जाएगी। वो तो बात का विषय हो जाएगा, पहले आपका जुडिक्शन तय होगा। तो आप जुडिक्शन का पता लगा लें। अब जुडिक्शन के संबंध में वैसे तो सीपीसी में दिया हुआ है, लेकिन मोटा मोटा मैं बता देता हूं। हमेशा सबसे लोएस्ट जुडिक्शन वाली कोर्ट में दावा दाखिल होता है। दोस्तों जुडिक्शन तहसील वाइज होता है, थाना वाइज या ब्लॉक वाइज नहीं होता है। अपने भारतवर्ष में जितनी भी तहसीलें हैं वो किसी न किसी सिविल न्यायालय से उनका जुडिक्शन तय किया गया है। अब आपके दावे का जो मूल्यांकन है, उस मूल्यांकन के आधार पर जुडिक्शन तय होता है। अब मूल्यांकन आपकी विषय वस्तु के मूल्य माने वैल्यू पर आधारित है। तो दोस्तों आप जब भी दावा दाखिल करें तो जुडिक्शन का सही पता लगा लें कि कौन सा न्यायालय। आप चाहें तो आरटीआई के अंतर्गत पूछ सकते हैं या फिजिकली जाकर के पता लगा सकते हैं अपने जिले के सिविल न्यायालय से कि फला तहसील का जुडिक्शन इतने रुपए तक के वैल्यू का किस न्यायालय में है, उसी न्यायालय में आप दावा दाखिल करें। सही अनुतोष मांगे। अब सही अनुतोष कैसे, जैसे मान लीजिए कोई डीड कैंसिलेशन पे जाना है तो उसमें आप मांगे कि जो कथित विक्रय पत्र दिनांक फला फला है उसको शून्य एवं निष्प्रभाव घोषित करते हुए रद्द कर दिया जाए। या आप परमानेंट इंजंक्शन में जा रहे हैं, माने स्थायी निषेधाज्ञा का दावा ला रहे हैं कि इनको रोक दिया जाए, तो आप प्रतिवादीगण को न्यायालय की स्थायी व्यादेश की आज्ञप्ति के द्वारा निषिद्ध कर दिया जावे कि प्रतिवादीगण, उनके नौकर, उनके एजेंट, उनके मेली व्यवहारी रिश्तेदारान वादगत कृषिभूमि में या वादगत संपत्ति में वादी के स्वतंत्र कब्जे में कोई हस्तक्षेप न करें और ना ही कोई व्यवधान उत्पन्न करें। तो इस तरीके से आप अनुतोष मांग सकते हैं। या और भी कई अनुतोष हैं जो जिस तरीके का विषय वस्तु हो उसके आधार पर आप मांग सकते हैं। दोस्तों ड्राफ्टिंग के संबंध में वैसे तो कुछ किताबें भी उपलब्ध हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ये प्रैक्टिकली है, इसको आप और ढंग से समझेंगे। इसके अलावा मूल्यांकन आप ठीक ढंग से करें तभी आप कोर्ट फीस दे पाएंगे। मूल्यांकन का विवाद ना हो। मूल्यांकन में अगर कोई बैनामा हो गया है तो उस बैनामे का आप सबसे पहले ये देखें कि कृषिभूमि है या रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी है। तो उस बैनामे की अगर कृषिभूमि है तो इसके वार्षिक लगान पर, और अगर वो रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो जितने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, जैसे 10 लाख रुपए लेन देन हुआ है, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को दिए हैं, तो उस 10 लाख का
1/5 भाग उस पर आपको कोर्ट फीस देनी है। दोस्तों, इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखें, अच्छे अधिवक्ता का चुनाव। आप अगर कोई सिविल दावा ला रहे हैं तो प्रयास करें कि एक कोई अच्छा एडवोकेट जो सिविल मामलों में जानकार हो उनको आप अपीयर कराएं, उनसे दावा ड्राफ्ट करवाएं और सही सारे फैक्ट्स बताएं, कुछ भी छिपाएं नहीं। आप अगर स्वच्छ हाथों से न्यायालय में जा रहे हैं, कोई तथ्य नहीं छिपा रहे हैं, सही कोर्ट फीस दे रहे हैं, अच्छे अधिवक्ता द्वारा आप इसको प्लीड करा रहे हैं, तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, वो भी मैं आपको बता दूं, आप सिविल न्यायालय में कोई फोटोकॉपी या कोई ऐसा दस्तावेज दाखिल ना करें जो साक्ष्य में पढ़ा ना जाए। आप प्रयास करें मूल दस्तावेज फेरिस्त माने सूची पत्र पर जो लिखा पढ़ी में है कि फला फला डॉक्यूमेंट आपने दाखिल किया है और ये डॉक्यूमेंट साक्ष्य में पढ़ा जाएगा और अपने फेवर में जो भी आप दाखिल करना चाहते हैं उनको दाखिल करें। आपके पास कोई सेल डीड है, सेल डीड दाखिल करें। आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको स्वामी बना रहा है, जो आपके कब्जे को दिखा रहा है, उनकी अगर आपके कब्जे और शक्ति में उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको दाखिल करें। आपके कब्जे में नहीं है तो उनकी सर्टिफाइड कॉपी दाखिल करें और उसमें एक शपथ पत्र भी लगाएं कि फला फला डॉक्यूमेंट मेरे कब्जे में नहीं है, हो गया है या नष्ट हो गया है, फला फला डेट को नष्ट हो गया है, तब तक हमारे पास था। उसकी आपने अगर कोई FIR की हो तो उसको भी लगाएं। तो दोस्तों, जब न्यायालय ये सारी बातें देखता है उसको लगता है कि जेन्युइन पर्सन है, इस व्यक्ति को न्याय चाहिए और उसको न्याय मिलता है। और न्याय मिलता है साथ में दिखता भी है। मैं रोज देखता हूं, हालांकि बाहर लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी हैं और बना रखी हैं। लोग कहते हैं कि काम नहीं होता और तारीख पे तारीख मिलती है। दोस्तों, हर डेट पर काम होता है। जब आप ही सुस्त हो जाएंगे, आप अपने मामले में कोई विशेष रुचि नहीं लेने लगेंगे, तभी डेट पर डेट मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि काम हो तो कोई ऐसी डेट नहीं जाएगी जिसपे काम ना हो। सारी डेट्स पे काम होता है और काम होकर के अच्छे जजमेंट्स आते हैं। जब आप अपना ठीक ढंग से अर्गू करते हैं मामला तो आपको फायदा होता है। दोस्तों, इसके अलावा एक और बात है, समय पर न्यायालय पहुंचे। समय पर न्यायालय पहुंच करके अपनी प्रेजेंस वहां उपस्थित करें और ऑर्डर शीट पर अपने हस्ताक्षर करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप गए और वहां ऑर्डर शीट पर आपके सिग्नेचर नहीं है तो ये माना जाएगा कि आप वहां गए ही नहीं थे, कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि न्यायालय प्रमाण से चलता है। तो दोस्तों, इस तरीके से बहुत ही जल्दी अपने मामले में सफलता पा सकते हैं और आप न्यायालय में जो पीठासीन अधिकारी हैं उनसे कह सकते हैं कि हुजूर बहुत लंबी तिथि हमें न दी जाए, हमें कोई शॉर्ट डेट दे दी जाए। तो अधिकतम आपको 10, 12, 15 दिन की डेट भी मिल जाएगी। बहुत ऐसा नहीं है कि आपको 2 महीने या 3 महीने की डेट ही मिलेगी। बहुत बड़े मामले में जहां पर ज्यादा कोई भीड़ भाड़ होती है वहां कभी कभी लंबी डेट मिल जाती है। तो आपको टाइमली डेट मिलेगी, टाइमली आप जाएं, जल्दी से जल्दी आपका मामला निपट जाएगा और आपके पक्ष में भी जाएगा। क्योंकि जब आप एक नीट एंड क्लीन बिल्कुल क्लियर बात कोर्ट को बताएंगे, कोई बात छिपाएंगे नहीं, तो आपके विरोध में जो भी व्यक्ति है वो कोई ऐसा लाभ नहीं ले पाएंगे जिससे आपको नुकसान पहुंचे।